आज हम लोग पढ़ने से पहले दो चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एक तो वो जो कल टेक्निक हम लोग बोल रहे थे ना, आँखों के ज़रिए थॉट्स को कंट्रोल करने का, उस टेक्निक के बारे में थोड़ा सा मुझे बात करनी है। और दूसरा ये समझना है कि गहराई क्या है, थॉट्स की गहराई क्या है। दो चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उस कॉन्टेक्स्ट में जो भी हम लोग आज पढ़ेंगे और जो भी हम लोग आज तक पढ़ रहे हैं या जो भी आगे पढ़ेंगे वो कुछ अलग लाइट में समझ में आएगा। ये जो टेक्निक हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसमें कल ये था कि आप किसी को देखें ध्यान से और उसको देखते देखते आपके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं उस बंदे के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में आप एकदम 2-3-4 सेकंड के लिए स्टिल हो जाएं। और स्टिल होने के बाद अपने जो थॉट्स आ रहे हैं उस बंदे के लिए उसको फिल्टर कर दें, बिकॉज वो थॉट्स यूजुअली क्या हमेशा ही हमारे जो दूसरों को देख करके थॉट्स होते हैं वो डिस्टर्बिंग होते हैं। अपने थॉट्स को देख रहे हैं आप, सामने वाले बंदे को देख रहे हैं और कुछ देर के लिए 2-3 से हम लोग यूजुअली हमारे जो भी थॉट्स होते हैं यूजुअली दे आर सुपरफिशियल, दे आर नॉट राइट। अगर वो राइट होता तो वो आता नहीं। जिस समय आपको जरूरत नहीं है विचारों की तभी अगर विचार आ रहा है तो वो सही विचार नहीं है, चाहे कितना भी सही लगे आपको, वो सही नहीं है। आज मैंने इसको एक एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में देखा। एक बच्चे की मैं हेल्प कर रहा था पढ़ने के लिए और मैं उसको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, वो पढ़ रहा था, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था। जब वो ठीक से नहीं पढ़ पा रहा था तो मुझे देख करके एक गुस्सा आया, थॉट्स के फॉर्म में गुस्सा आया। लेकिन मुझे मालूम कैसे पड़ा गुस्सा आया। वो बच्चा अपना बुक खोल करके पढ़ रहा था और हाथ में पेंसिल थी और कुछ कर रहा था। फिर कुछ देर बाद उसने पेंसिल तोड़ दी पढ़ते पढ़ते। फिर बोलता है दूसरी पेंसिल ले आओ अपने छोटे भाई से। छोटा भाई बोलता है आप तो पढ़ नहीं रहे, आप तो खाली जानबूझ के आपने पेंसिल तोड़ा है। तो उसने शिकायत कर दी मुझे आकर के छोटे भाई ने। मैंने जाकर उसको देखा और मुझे उसको जब देखा तो मैंने देखा सचमुच में उसने पेंसिल जानबूझ के तोड़ी है। तो उसको जब देखा ध्यान से तो मुझे गुस्सा आया। क्या मुझे लगता है या मेरे दिमाग को लगता है कि गुस्सा जायज था या सही था? मैं जस्ट देख रहा था उसको और वो गुस्सा ठंडा हो गया, खत्म हो गया और देख ही रहा था उसको स्टिल। और कुछ देर बाद मैंने उसको बोला यार तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो? ये इसलिए पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूँ पढ़ने के लिए। तो उसने थोड़ा सा हिमाकत के साथ, थोड़े से एक उल्टा जवाबी के साथ उसने कहा मैंने कहा लेकिन मैं जब तुमको देख रहा था तुम 2-3-4 सेकंड के लिए भी जब पढ़ रहे थे, उसने एक दो वर्ड को इंग्लिश के वर्ड्स को अंडरलाइन करके उसका मतलब लिखा था। मैंने कहा जब मैंने तुमको उस पर देखा था तुम बहुत खूबसूरत लग रहे थे, तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छा था, मत पढ़ो, जाने दो, अगर नहीं मन करे तो मत ही पढ़ो। उसको लगा शायद मैं नाराजगी में बोल रहा हूँ। मैंने कहा तो नहीं मैं पढ़ूंगा। तो मैंने कहा नहीं यार सीरियसली मत पढ़ो, और अगर पढ़ना है तो फिर पेंसिल क्यों मांग रहे हो, पेंसिल है कि नहीं है? तो बोलता है फिर भाई, उसने कहा पेंसिल टूट गई है ना इसलिए मैं पेंसिल मांग रहा था। और हुआ क्या था, पेंसिल उसने अपने आप तोड़ी थी ताकि उसको कुछ और करने का कुछ टाइम पास हो सके। मैंने कहा तुम्हारे सामने पेन पड़ी है यार। तो उसने पता नहीं क्या हुआ उसने पेन उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया और अगले 10 मिनट 15 मिनट तक पढ़ता ही रहा। बीच में मैं जब दोबारा आया उस कमरे में तो पीछे उसने ऐसे देखा जैसे आमतौर पर बच्चे देखते हैं कि कहीं हमारे पेरेंट्स हमारी जासूसी तो नहीं कर रहे हैं कि हम लोग कायदे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। पेरेंट्स बच्चों की जासूसी करते हैं, पता है कि बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं, कि हर पेरेंट बच्चों की जासूसी करते हैं। उसने देखने की कोशिश की और मैं इस बात को देख पाया कि वो जासूसी कर रहा है। तो फिर मैं अपना और काम में बिजी था। उसने मुझे एक सवाल पूछा। अब पता नहीं वो सवाल जेन्युइन था कि झूठा था। उसने पूछा सर डॉटर के तो 2 मतलब होते हैं ना? मैंने कहा पहला वाला कौन सा मतलब होता है? पहला रिस्पॉन्स तो मुझे गुस्सा ही आया था, देखो ये टाइम पास कर रहा है मेरे साथ, लेकिन ये मैंने जाहिर नहीं किया। मैंने कहा यार डॉटर का मतलब एक तो मैं जानता हूँ DAUGHT, डॉटर मतलब बेटी, दूसरा मतलब क्या होता है? उसने मुझसे कहा मैंने कहीं पढ़ा है। मैंने कहा अंग्रेजी बड़ी गहरी सब्जेक्ट है यार, क्या पता कोई और मतलब होता हो, क्वेश्चन मार्क डाल लो, हो सकता है हम लोग खोजेंगे कहीं पर, गूगल देखेंगे या कहीं और देखेंगे। तो उस बंदे का एक या तो सुपरफिशियल क्वेश्चन था या डीप क्वेश्चन था, लेकिन अगर मैं उसको अपने
पहले रिस्पॉन्स से टैकल करता है, जैसे आमतौर पे लोग पहले रिस्पॉन्स से टैकल करते हैं किसी की गलती को। पहला रिस्पॉन्स क्या है, उसको देखा और गलती की तो मुझे गुस्सा आया। जब उसको हटा दिया तब जो मेरी गहराई थी वो उसको टच कर जाती है। फिर और आगे कहानी हुई। कहानी ये हुई कि बच्चा यहाँ पर आया, मैंने उसको बोला था कि ये जो 2-3 चैप्टर्स हैं इसकी समरी मुझे समझाने की कोशिश करना हिंदी में, इंग्लिश के चैप्टर्स थे हिंदी में समझाने की कोशिश करना। वो आया, फिर मैंने कहा अच्छा यार एक काम करो तुम इंग्लिश में समझा सकते हो इसकी समरी। तो उसको मैंने देखा, एंड ही वाज फ्रॉम हिज फेस आई कुड मेक आउट दैट इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश। तो मैंने कहा ठीक है छोड़ो, तुम हिंदी में बताओ मुझे। जब उसने हिंदी में बताना शुरू किया तो उसके सामने उसकी मम्मी बैठी हुई थी, तो उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया इसको। जब इसको इंग्लिश में बोलने के लिए बोलती हूँ लेकिन इंग्लिश बोलता नहीं। मैंने कहा अब चुप रही, एक मिनट चुप रही, बहुत अच्छी बोल रहा है। कम से कम एक इंग्लिश का चैप्टर पढ़ करके उसको समझा पाना ये भी अपने आप में बड़ी चीज है यार। और वो बता रहा था पूरे एक एक शब्द, एक एक कहानी, फिर इसका ये हुआ, फिर वो वहां गया। और एक बड़ी ताजुब की चीज हुई, हम लोग पढ़ रहे थे स्काउट की, कोई एक बंदा था स्काउट, तो उसकी कहानी थी। और वो जो चैप्टर था दैट वाज फ्रॉम अ बुक कॉल्ड हु किल्ड द मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली। हमारे पास नॉवल है, तो उस बच्चे को मैंने दिखाया हमारे पास नॉवल है, बड़ा खुश हुआ वो नॉवल खोल करके, बोलता है इसको मैं पढ़ लूंगा तब तो मैं टॉप कर जाऊंगा क्लास। इनका टॉप ऑफ की बात अलग है, बट आई कुड सी हमारे आधे घंटे 1 घंटे के पीरियड में उस बच्चे को ये महसूस होना शुरू हो गया कि मेरे अंदर में आई कैन स्टडी, दैट फीलिंग उसके अंदर में आई। तो किसी भी सिचुएशन में हम या तो चीजों के साथ सुपरफिशियली टैकल कर सकते हैं या तो गहराई में जा सकते हैं। और गहराई में जाने के लिए जिस बंदे से हम बात कर रहे हैं, जिस सिचुएशन को हम टैकल कर रहे हैं, जो भी चीज अकेले भी कर रहे हैं, ट्राई टू बी स्टिल, स्थिर होने की कोशिश करें 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए, ऐसे जैसे अपनी आंखों से आप कहीं तीर मार रहे हैं। ठीक है, तीर मारते हैं ना, तो ऐसे रिवॉल्वर लेते हैं आप या तो तीर लेते हैं और ऐसे 2-3 सेकंड के लिए स्टिल होना पड़ता है आपको। और उस बंदे की आंखों को आप रखिए, और इसमें आपके निशाने 2 हैं, एक तो बंदे की शक्ल और दूसरे आपके थॉट्स। क्योंकि जब आप एक सीधी लाइन बना देंगे किसी की आंखों पे, किसी की शक्ल पे, तो उसके बगल बगल में आपको अपने थॉट्स ऐसे दिखाई देंगे जैसे मक्खियां, जैसे वो लाइट के बगल बगल में जो कीड़े होते हैं ना रात को, ऐसे दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। और फिर उन थॉट्स में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन थॉट्स को मुझे लेकर के बोलना है, किसको नहीं बोलना है। इसमें से आप पहले से जज नहीं कर सकते कि कौन सा थॉट अच्छा है, कौन सा थॉट सही है, ये नहीं कर सकते आप। ये ऑब्जर्व करने पर ही मालूम पड़ेगा कि कौन सा थॉट अप्रोप्रिएट है। और इसमें होता क्या है, जब आप किसी को देख रहे हैं ध्यान से, उस ध्यान से देखने के दौरान उस देखने में कोई थॉट नहीं होता। वो देखना एक ऐसी स्ट्रीम बन जाती है आपके अवेयरनेस की, जिसके लाइट में आपके थॉट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। और जब दिखते हैं तब आपका उनके ऊपर कंट्रोल होता है, रेगुलेशन होता है। थॉट्स को वैसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ऐसा तो है, थॉट्स ऐसे हैं जैसे किसी घोड़े के ऊपर, जंगली घोड़े के ऊपर बैठे हो आप, जहां जाता है वहीं जाना होता है। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, वही बच्चा मुझसे शाम को मेरे साथ गया था दुकान में, तो मजाक कर रहा था, खेल कूद कर रहा था मेरे साथ। मैं कुछ सामान खरीदा, एक काउंटर पे खड़ा हुआ, मुझसे बोलता है, और सर हो गया काम आपका, पेमेंट हो गया? मैंने उसको पूछा, आपने ये पूछा क्यों? आप ये जानना चाहते थे कि पेमेंट हो गया? वो तो आपको वैसे ही मालूम पड़ जाता, कि आप देखते तो मुझे मालूम पड़ जाता। उसने कहा हाँ ये तो बात सही है। तो आप ये समझ लीजिए, थॉट्स को कंट्रोल करने की टेक्निक नहीं है ये टेक्निक है अपने अंदर जाने की, देख पाने की। एक बड़ी खास चीज पढ़ी मैंने, तो आज बताऊंगा। दूसरी चीज ये, हम लोग जो कह रहे थे गहराई क्या है, गहराई इज नॉट इक्वल टू द ऑपोजिट ऑफ सुपरफिशियलिटी। जो सुपरफिशियल चीजें होती हैं, उथले उथले होती हैं, उसका उल्टा गहराई नहीं होती। अगर आपके मन में वायलेंस आ रही है तो उसका उल्टा है प्यार, ये गहराई नहीं है। आपके मन में किसी के लिए घृणा आ रहा है तो उसका उल्टा है दया, ये गहराई नहीं है। गहराई इज समथिंग अनइमेजिनेबल, कोई ऐसी चीज जिसको आप पहले से इमेजिन नहीं कर सकते। जिस चीज को आप इमेजिन कर सकते हैं
वो गहराई नहीं है। आपकी इमेजिनेशन गहराई नहीं है। कोई भी थॉट कितना भी गहरा हो, वो गहरा नहीं है अगर आपको वो नहीं आ रहा है आपके अंदर से। आपको आ रहा है गुस्सा, और मैं आपको बता रहा हूं प्यार, तो आपके लिए प्यार गहरा नहीं है। कुछ ऐसा चीज है कि आप गहराई में जब उतरते हैं तो आप एकदम शांत हो जाते हैं। आपको मालूम पड़ने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर उस समय सही और गलत आपके हिसाब से आसपास में ना हो तो भी आपको दिक्कत नहीं होती। आपको सही मालूम होता है कि सही क्या चीज है और क्या होना चाहिए दुनिया में, या आपके आसपास या सामने वाला, लेकिन अगर वो ना हो तो भी आपको दिक्कत नहीं होती। ये मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप जब ठहरे होते हैं, जब आप शांत होते हैं, तो आप वो नहीं होते हैं जो आप परेशान होते हैं। वो आदमी, वो अलग, दोनों अलग लोग होते हैं। आपको चीजें अचानक अलग लाइट में दिखाई देती हैं और आप और गहरे जाना, और जब जितनी गहराई में जाते हैं ना, गहराई की एक और क्वालिटी है, और आपको और नीचे जाने को ताकत मिलती है। गहराई आप यूज नहीं कर सकते ऊपर ऊपर किसी काम के लिए। गहराई का एक और एक ही पर्पज है, आपको और गहरे ले जाना। गहराई समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए सुपरफिशियलिटी का कोई रोल ही नहीं है। इसलिए जो लोग सोचते होंगे ना कि हम अच्छी अच्छी किताबें और ढेर सारा चीज पढ़ लें और हम सीख लें क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत मुश्किल है। आपको किताबों के जरिए, शब्दों के जरिए केवल वो लिफ्ट मिलती है, वो रस्सी मिलती है जिसके जरिए आप अंदर जाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कल हम कर रहे थे, कल मैंने जो हम लोग पढ़ रहे थे कि बुद्ध कह रहे हैं कि हम क्या है, ये बॉडी एक कचरा है। जब किसी प्रेयसी को देखता है कोई बॉयफ्रेंड, तो ये बुद्ध कह रहे हैं कि वो क्या है, कचरे का पैकेट। फिर मुझे किसी ने कहा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, सबको पता है कचरा है, शरीर कचरा है, लेकिन ये भूला नहीं जाता। दुनिया में सुंदरता भी तो है। जब ये आवाज मैंने सुनी तो मुझे वही याद आ गई। किसकी याद आ गई? माइकल, वो जो हम लोग KFI में थे, उन्होंने कहा दुनिया में कुछ सुंदरता भी तो है, खाली कचरा ही कचरा थोड़ी है। नहीं, यहाँ पर हाँ एक बात सही है कि उन्होंने एग्जैजरेट किया है बुद्ध ने, जिसने भी ये कल बताया कि हमारा शरीर केवल कचरा है, उन्होंने एग्जैजरेट किया, लेकिन उस एग्जैजरेशन में एक खास पर्पस था। और वो खास पर्पस क्या था कि कचरे को उसकी सही जगह मिल जाए। देखिए हम लोग कितने एडवांस हो चुके हैं। आज से अगर 50 साल पहले आप जाएं, 50 साल तो क्या, मैं तो 40 साल का हूं, तो मैं जाता हूं 20 साल पहले या 30 साल पहले गांव में। जब मैं जाता हूं तो वहां पर आज भी बहुत से गांव में वो नहीं है, टॉयलेट नहीं है। लोग खेत में जाकर के शौचालय करते हैं। बीमारी, आप तो ऐड भी देखते होंगे, घर घर शौचालय बनाओ। आज हम लोगों ने उस शौचालय का एक कमरा बनाया है, उसको बंद किया है, और ऐसी टेक्निक है कि जिसके जरिए आप जब फ्लश करते हैं तो वो बदबू बाहर नहीं आती। नहीं, एक पानी का वो एक लेयर बनाया जाता है ताकि जब फ्लश हो जाए तो उसमें गंदगी बदबू ना आए। तो उसकी एक जगह बनाई गई है, फिजिकल वर्ल्ड में जगह बनाई गई है। और जब बुद्ध जैसे लोग, ये लोग कहते हैं कि आपका शरीर एक कचरा है, तो वो क्यों इतना एग्जैजरेट कर रहे हैं? वो आपके मन में, आपके फिजिकल बॉडी के लिए एक जगह बना रहे हैं। अभी आपका फिजिकल बॉडी में सेक्स या फिजिकल बॉडी के लिए जो अट्रैक्शन है या जो लाइकिंग है, वो ऐसे ही बिखरा हुआ है जैसे खेत में शौचालय। खेत तो मिट्टी है, आदमी कहीं पर भी चला जाता है। ऐसे हमको भी, किसी को भी, और किसी भी औरत को देख करके हमारे मन में अगर सेक्स का थॉट आए तो हम उसको बुरा नहीं मानते, तो लगता है क्या दिक्कत है। ये बुरा मानने की बात ही नहीं है, ये किसी चीज की एक खास जगह है दुनिया में। फिजिकल बॉडी का सेल्फ के लिए एक बहुत छोटा सा जगह है, लेकिन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। सो आई डोंट थिंक ही वॉज एग्जैजरेटिंग, आई थिंक ही वॉज ट्राइंग। इसे आप देखिए, मैं किसी मंदिर में जाता हूं, किसी अच्छे आश्रम में जाता हूं, बहुत स्पॉट क्लीन रखते हैं टेम्पल्स। क्या वो एग्जैजरेट करते हैं सफाई का?
हम लोग जब अपने घर में आते हैं तो हमको लगता है कि यार हमारा घर कितना गंदा है उसके कंपैरिजन में। क्या एक्सैजरेशन है उनकी सफाई? नहीं, इट इज जस्ट पुटिंग थिंग्स एट देयर राइट प्लेसेस। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं, रीडर्स मे बी डिस्टर्ब्ड बाय द claim that material had no beginning, and he might well be asking how matter receives its first impulse to move. जो लोग पढ़ेंगे उनको शायद इस बात से धक्का लगेगा, क्योंकि बाइबल में, किताबों में लिखा गया है कि दुनिया की एक शुरुआत है। सभी जगहों पर कहा गया है कि भगवान ने, ईश्वर ने अपने आप बिग बैंग से दुनिया शुरू हुई, उसके पहले दुनिया नहीं थी नहीं। तो कह रहे हैं जो भी ये पहली बार पढ़ेगा कि दुनिया का कोई शुरुआत नहीं है, देयर इज नो बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, वो शायद इस बात से डिस्टर्ब होंगे। और वो शायद ये भी पूछेंगे, अच्छा ठीक है ये बताओ कि दुनिया को चालू होने का पहला इंपल्स कहां से आया? ये मन होगा क्वेश्चन लोगों के। इन हिज नेचुरो फिलोसफी, एक फिलोसोफर थे, उनका नाम था रुडोल्फ क्रिस्टोफर यूकेन, EUKEN। वो कहते हैं उनकी किताब में, मोशन हैज एग्जिस्टेड फ्रॉम ऑल एटर्निटी एंड ओरिजिनेट्स इन द वर्ल्ड नॉट इन अ मैकेनिकल वे थ्रू थर्स्ट बट डायनामिकली। मोशन तो दुनिया में हमेशा से रहा है, और वो जो स्टार्ट हुआ है वो मैकेनिकली नहीं स्टार्ट हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने चालू किया हो, वो डायनामिकली स्टार्ट हुआ है। मतलब कोई जानता नहीं इसको, डायनामिक्स मतलब नहीं जानते हम। वी कैन इमेजिन द प्राइमोर्डियल स्टेट ऑफ मैटर एज रेस्ट। हम इमेजिन कर सकते हैं कि शुरू में था, एकदम शुरू में वो रेस्ट था, कुछ नहीं था, कुछ मूव नहीं कर रहा था। और मोशन इज द ओरिजिनल स्टेट एंड देन रेस्ट इज इम्पेडेड मोशन। या हम ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि शुरुआत में मूवमेंट था और बाद में रेस्ट हुआ, क्योंकि हमेशा रेस्ट और मूवमेंट एक दूसरे का सपोर्ट करता है, जैसे दिन और रात सपोर्ट करती है, ऐसे ही। तो ये मान सकते हैं कि मोशन शुरू में था और बीच बीच में रेस्ट आता है। बट एजम्पशन आर लॉजिकल, ये ठीक है, हमारे मन में सही लगता है कि हम अज्यूम करें, बट इट इज indefinitely more probable that motion is the primordial state, since rest describes only one instance of the spatial relation of matter, whereas motion can describe an infinite number of cases. इनके हिसाब से कि रेस्ट एकदम शुरू में रेस्ट था या मोशन था पता नहीं, लेकिन मोशन ये लगता है कि दुनिया का प्राइमोर्डियल स्टेट था। रेस्ट विद इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में जो भी रेस्ट आप जानते हैं जिसको भी, इज बाय नो मीन्स इनएक्टिविटी। ये थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। चीजें चल रही हैं, फिर चीजें रुक गई, तो कह रहे हैं इस दुनिया में चीजों का रुकना इनएक्टिविटी नहीं होता, ठहराव नहीं है वो। खाली हमको लगता है कि ठहरी हुई है, लेकिन वो एक मोशन का ही एक अलग रूप है। रेस्ट इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में जो रेस्ट है, बाय नो मीन्स एन इनएक्टिविटी, वो ठहराव नहीं है, बट एन एक्चुअल ऑपोजिशन बिटवीन टू मोशंस। एक्चुअली क्या है, चीजें इस दुनिया में जब मूव करेंगी ना, तो उसको मूवमेंट चाहिए, और मूवमेंट से एक अलग, जैसे अभी हम सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमारी बात आप तक पहुंच कैसे रही पता है? क्योंकि इसमें आवाज है और साइलेंस है, फिर आवाज है और फिर साइलेंस है। और जो आवाज भी है उसमें भी कुछ ज्यादा आवाज है और कुछ कम आवाज है। मेरी टोन ऊंची नीची हो रही है, मैं अपने जुबान को यूज करके कभी च बोल रहा हूं, कभी प बोल रहा हूं, इसमें भी उतार चढ़ाव है। साइलेंस और आवाज, इन दोनों का मिक्सचर है। अगर एक ही आवाज हो तो ट्रांसफर नहीं होगा। तो लेकिन ये जो साइलेंस है और आवाज है, ये दोनों आवाज का ही रूप है इनके हिसाब से। मतलब ये कि मोशन और जो रेस्ट है, मोशन, वो रेस्ट मोशन का ही एक रूप है। जैसे एक पेंडुलम का एक छोर ये होता है, एक छोर ये होता है। जब पेंडुलम यहां जाता है तो यहां जाने की तैयारी करता है। ऐसे ही जब चीजें रेस्ट में होती हैं, वो मूव करने की तैयारी कर रही होती हैं, और जब मूव कर रही होती, जो चीजें मूव कर रही होती हैं, वो रेस्ट में जाने की तैयारी कर रही होती हैं। तो बोल रहे हैं रेस्ट is not inactivity, but an actual opposition between the two motions. दो मोशन के बीच का एक स्टेट है। Thus, there is not an absolute rest. इसलिए इस दुनिया में कोई absolute rest, ठहराव, कोई है ही नहीं। As all forces are forces of motion. दुनिया में जितने भी forces हैं वो सब
फोर्सेस ऑफ मोशन है। इसको बड़े खास रीजन से ये बता रहे हैं, इतना डिटेल में क्यों बताने की जरूरत है फिजिक्स को। एंड मैटर विदाउट फोर्स इज इनकंसीवेबल। और दुनिया में जो भी मैटर है जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, अगर उसमें फोर्स नहीं है तो आप उसको कंसीव नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। एक्शन मोशन मस्ट बी द ओरिजिनल स्टेट ऑफ मैटर। इसलिए दुनिया का जो ओरिजिनल स्टेट है वो यही होना चाहिए, मोशन, मूवमेंट या एक्शन। देयरफॉर मोशन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मैटर। इसलिए जब भी कोई कहे मैटर तो इसका मतलब उसके अंदर मूवमेंट है। क्यों ये सब बता रहे हैं समझिए, अब आगे देखिए। इसको कृष्णमूर्ति ने नहीं कहा इस तरह से, शायद वो चाहते थे कि हम लोग उसको खोजें। कह रहे हैं मैटर कैन ऑफ कोर्स बी ग्रास्प्ड पॉजिटिवली। मैटर को जब भी हमको समझना होगा या देखना होगा या महसूस करना होगा तो हम कैसे करेंगे? पॉजिटिवली। पॉजिटिवली मतलब मैंने अपना हाथ बढ़ाया और टच किया तो मुझे कुछ महसूस हुआ, इसको बोलते हैं मैटर मुझे पॉजिटिवली महसूस हुआ। मैं गर्मी को जब महसूस करता हूं, गर्मी एक तरह की मैटर है, तो मुझे पॉजिटिवली महसूस होता है। मैटर ऑफ कोर्स बी ग्रास्प्ड पॉजिटिवली। मैटर को हम पॉजिटिवली ग्रास्प कर सकते हैं, बट जो हमारा सेल्फ है कैन ओनली बी गिवन नेगेटिव डेफिनेशन। लेकिन हमारा सेल्फ कभी भी पॉजिटिवली एक्सपीरियंस नहीं होगा। उसको डिफाइन कैसे करना होगा? नेगेटिवली। द बॉडी इज नॉट द सेल्फ। इसलिए हम कैसे कहते हैं अपने बारे में, जो हमारा रियल सेल्फ है, ये बॉडी हमारा सेल्फ नहीं है। सेंसेशन इज नॉट द सेल्फ, परसेप्शन इज नॉट द सेल्फ, एक्टिविटीज ऑफ माइंड इज नॉट द सेल्फ, कॉन्शियसनेस इज नॉट द सेल्फ, what is seen, thought, heard, known and investigated in the mind is not the self, the entire world is not the self। हम यही बता सकते हैं अपने सेल्फ के बारे में। कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकते। जो भी आप इमेजिनेशन कर सकते हैं वो सेल्फ का नहीं है, वो इसी दुनिया का है। इमेजिनेशन ही अपना इसी दुनिया का है, वो मोशन है, मूवमेंट है। अगर हम समझना चाहते हैं तो वी हैव टू लर्न टू बी स्टिल एंड ऑब्जर्व, and we will go back into something we can't imagine। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो इसका मतलब आप अभी भी इसी दुनिया में घूम फिर रहे हैं। इसलिए जब कोई मुझसे बोलता है ना अब कि सर ठीक है, ये दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है, इस दुनिया में सुंदर है और बदसूरत है, तो मैं ये जान जाता हूं कि जैसे मैं था ऐसे वो है, इसी दुनिया के चक्कर काट रहा है। हाँ ठीक है, कोई दो राय नहीं, इस दुनिया में बहुत सी चीजें खूबसूरत हैं, बट उसमें एक बीमारी है, कुछ दिन में वो खत्म हो जाएगी खूबसूरती। तो जब भी मैटर को, सेल्फ को समझना होगा तो नेगेटिवली ही समझना होगा। सेल्फ इन फैक्ट इज अ स्ट्रेंजर टू द वर्ल्ड। इस दुनिया के लिए सेल्फ एक अजनबी की तरह है। इवन द स्टेट दैट इज एब्सोल्युटली एडिक्वेट टू अस कैन बी मेड क्लियर। और जो हमारा अपना खुद का स्टेट जिसको गौतम बुद्ध जीते थे पूरी जिंदगी भर, या जितने भी सेंट्स अभी भी एनलाइटन हुए हैं वो इस समय वहां पर, पता नहीं ये भी बोलना होंगे गलत होगा बट होंगे ही, वो क्या है? एब्सोल्युटली जो हमारे लिए एडिकेट है, दैट कैन बी मेड क्लियर ओनली नेगेटिवली। मुझे लगता है मेडिटेशन वर्ड से भी लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उसमें लगता है आंख बंद करके कुछ, बट जस्ट सिटिंग एंड not doing anything will help us to go into that state negatively। and बोलते हैं अंत में जो भी हमारे पाथ हैं, स्पिरिचुअल पाथ हैं, क्या? in the end the path to it is a great and unique negation। negation मतलब जानते हैं? मैं नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। बड़ा मुश्किल है, बिकॉज मैं देखता हूं हमारा जो भी हम हैं फिजिकली, जो इंसान है, माँ है, बाप है, बेटे हैं। आज मुझे लगने लगा था, आज शाम को जब मैं बैठा हुआ था, कि मैं इसको अपना फैमिली बोलता हूँ, लेकिन एक्चुअली जब मैं एनलाइटन होऊंगा तो क्या मैं इसको अपनी फैमिली बोलूंगा? मैं किस चीज को क्या बोलूंगा? आई डोंट नो। निगेशन मतलब चीजों को देखना और उसको ध्यान से देख पाना, और उसके साथ कोई यस या नो का रिलेशनशिप नहीं होना। अंततः अगर आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि अंततः
ये पाथ जो है एक यूनिक निगेशन है दुनिया में, हर चीज को अपने से काट पाना मन के अंदर। Thus, all the factors of the world and the entire world itself must be given up. जितनी भी खूबसूरती है, जितनी भी बदसूरत दुनिया में, देखिए ऐसे तो कोई भी चीज बदसूरत नहीं, लेकिन बदसूरत तो है बिकॉज ये मरने वाला है, खत्म होने वाला है। तो अगर दुनिया में जो भी चीजें हैं वो पूरा का पूरा दुनिया, एंड दिस वर्ल्ड इटसेल्फ हैज टू बी गिवन अप। एक सज्जन मुझसे बोल रहे थे आज कि एक्सट्रीम, जैसे हमने कल जो डिस्कशन किया था ना मक के बारे में कि हमारा बॉडी क्या है, वो एक कचरा है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार आशीष ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए हम लोग किसी। गौतम बुद्ध खुद बोलते थे कि मिडिल पाथ फॉलो करो। तो मुझे उनसे बोलने का मन किया लेकिन मैंने बोला नहीं। मैंने कहा ये मिडिल के बीचों बीच रहने की कोशिश कर रहे हैं हम। एक्सट्रीम मतलब एकदम इस कोने में दुनिया को हम छोड़ दें, त्याग दें, वो नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन ये दुनिया क्या है एग्जैक्टली उसको बीच, खाना खाया, पेट में खाना गया तो मेरे थॉट्स कैसे हो रहे हैं, अगर ज्यादा हो रहे हैं, डिस्टर्बिंग हो रहे हैं तो मैं उसको देख पाऊं। इट इज नॉट द मैटर ऑफ गोइंग टू एक्सट्रीम, बट इट इज मैटर ऑफ बीइंग इन द मिडिल, एग्जैक्टली इन द मिडिल। मिडिल का मतलब कि मैं आपको जब देखता हूं तो मेरे मन में क्यों गुस्सा आता है या क्यों प्यार आता है, मैं खाली देख सकूं उस चीज को। आप जब मुझसे बोल रहे थे ना कल कि सर वो लड़ाई की बात चल रही थी, मैं इस बच्चे को देखता हूं जब पढ़ाई करता है, तो मैं देखता हूं जब मैं उसको ऑब्जर्व करता हूं तो मैं उसको हेल्प करवाता हूं। जब मैं पहले से बायस्ड होता हूं तो मुझे गुस्सा आता है, तो जब उसको मैं हेल्प करना चाहता हूं किसी को, बंदे को, तो मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं जब तक मैं अपने सेल्फ तक नहीं पहुंचता हूं। क्योंकि मेरे मन में अगर आपके लिए कोई थॉट है कि आपको ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वो थॉट तो आपको डिस्टर्ब करेगी ना। क्योंकि अगर आप वो नहीं होना चाहते, आज हम लोग कपड़े खरीदने गए थे तो मैंने देखा उस बच्चे को खरीदना था काला कपड़ा, उसकी माँ बोलती है उसको खरीदना है सफेद कपड़ा। मैंने कहा इसको काला खरीदने दो, नहीं तो कल को आकर चोरी चोरी कपड़े खरीदेगा। मैंने भी ऐसे किए हैं, माँ बाप कपड़े खरीद देते थे। वो कहां से अलग डिजायर आती है, कहां से अलग डेफिनेशन आते हैं, वो डिफरेंस क्यों आता है? बिकॉज कहीं ना कहीं हम बीच में नहीं रह पाते। बीच में का मतलब ये है चीजों को इसलिए देखना कि मैं जानना चाहता हूं सच्चाई क्या है, डिस्टर्बेंस क्यों है। दस ऑल द फैक्टर, दुनिया में जब तक आप सारे फैक्टर्स को गिव अप करने के लिए नहीं डिसाइड कर पाएंगे तब तक आप सेल्फ को नहीं जान सकते। जब तक कोई भी छोटी से छोटी चीज भी आप इस दुनिया की चाहते हैं, वो चाहत आपको इस दुनिया में रखेगी। इट इज दिस नेगेशन ऑफ ऑल दिस दैट सीम्स टू बी पॉजिटिव टू नॉर्मल कॉग्निशन। जो भी चीजें आपके नॉर्मल कॉग्निशन को पॉजिटिव लगती है, उस चीज का नेगेशन विच प्रोवाइड्स द ऑलमोस्ट इनस्यूप्यूरेबल ऑब्स्टिकल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुद्धास डॉक्ट्राइन बाय पर्सन ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस। आम आदमी बुद्धा का डॉक्ट्राइन समझ नहीं पाता था, क्योंकि जो भी चीजें आपको दिखती हैं उसको आपको मन ही मन त्यागना है। बोलते हैं जो भी चीज आपको दिख रही है, महसूस हो रही है, क्यों त्याग? अभी तो हमारा बॉडी त्याग नहीं करना चाहता। हमारे बॉडी को अच्छी लगती है, सेक्स भी अच्छा लगता है, प्यार भी अच्छा लगता है, कोई मुझे प्यार करता है वो भी अच्छा लगता है, भोजन अच्छा लगता है। बट क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये बॉडी हूं तो मैं जो भी चीज मुझे अच्छी लगती है मैं वो करूंगा, उसके बाद मेरा अगला जन्म क्या वही रहेगा? या इस खाने पीने रहने से, जिसको हम सो कॉल्ड हेल्थ बोलते हैं, क्या वो हेल्थ मेंटेन रहेगी? कुछ दिन बाद बूढ़ा होऊंगा और बुढ़ापे के बाद जो मिजरीज आना शुरू होती हैं वो तो वैसी की वैसी रहेंगी। और जब अगला जन्म अगर होता है तो, नहीं होता है तो बहुत बड़ी मिजरी है कि हम खत्म हो जाएंगे, हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। और अगर होता है तो हमारी लाइफ क्या होगी पता नहीं। इट इज ऑलमोस्ट इनसुपरेबल मतलब जानते हैं, समथिंग दैट इज टू डिफिकल्ट टू गिव अप। अभी हम इसी बॉडी के जरिए इसी बॉडी को त्याग करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बहुत मुश्किल है। बुद्धा को समझना बहुत मुश्किल था इसलिए कि बुद्ध बोलते थे, बार बार एक्सैजरेट कर रहे हैं कि तुम भिखारी बनो, घर बार छोड़ो, त्याग करो।
मुझे लगता है ऐसे उस तरह की है ये कहानी। जैसे कोई कीड़ा हो और उसको अगर वो मर जाए, अपनी इच्छा से मर जाए, तो वो कीड़ा कुछ बड़ी महान चीज हो सकती है उसके साथ, लेकिन उसको कीड़े को पता है कि मैं अभी तो कीड़ा हूं, कम से कम इसको तो बचा लूं। एवरेज इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, लेकिन अब अपने आप को आप लोग एवरेज इंटेलिजेंस मत मानिए। ठीक है, आपके मन में इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनकर लेट्स बी कंफ्यूज्ड, लेट्स से आई डोंट नो, मे बी बुद्धा इज राइट, मे बी आई एम राइट, लेट मी एक्सप्लोर। But the scholarly as well as unscholarly have identified their self with their personality. लेकिन जो लोग भी खूब पढ़े लिखे, किताबी, जिनको ज्ञानी लोग हैं वो, या जो लोग अपने आप को नहीं जानते किताबी ज्ञानी, वो अपने आप को अपनी पर्सनालिटी ही मानते हैं। सक्काका एक बहुत बुद्ध के बाद हुए थे, वो बुद्ध के ऊपर किताबें लिखते थे कि बुद्ध ये नहीं, बुद्ध ने वो कहा, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो कहते हैं अ प्रैक्टिस्ड डायलेक्टेशियन, बोलते हैं एक प्रैक्टिस्ड डायलेक्टेशियन, यू नो व्हाट इज डायलेक्टेशियन? तत्ववर्ती, जो सत्य के बारे में लॉजिकली बहस करे, चाहे जाने चाहे न जाने, शास्त्रों के हिसाब से वो आपको वकील की तरह डिस्कस करे और आपको हरा दे। एक practiced dialectician said in the 15th sutta of मध्यमा निकाया, उसने कहा था सिक्काका ने, जो कि बुद्धा के कॉन्ट्री, बुद्धा जो नहीं कहते थे उसने वो कहा, और ये कहा कि बुद्ध ये कहते थे। कहता है बुद्धा, गौतमा, आई सर्टनली से, गौतमा कह रहे हैं, मैं कहता हूं द बॉडी इज माई सेल्फ। वो कह रहा है कि बुद्ध ये कह रहे थे कि बॉडी मैं हूं, सेंसेशन मैं हूं, परसेप्शन मैं हूं, इस माइंड की एक्टिविटीज मैं हूं, कॉन्शियसनेस मैं हूं, एंड दोज क्राउड्स ऑल्सो से द सेम थिंग। और वो जो क्राउड्स, जो बाकी लोग हैं, वो भी तो यही कहते हैं कि बॉडी मैं हूं। आप भी तो ये कहते हैं कि बॉडी मैं हूं, ये कपड़ा मैं हूं। अभी हम लोग दुकान में गए थे कुछ जैकेट्स लेने के लिए, 1000 रुपए का जैकेट लिया है हमने भैया के लिए, एक मेरे लिए भी ले रहे थे वो लोग, 350 रुपए का जैकेट था। मैं सोच रहा था मैं ले लूं, फिर मुझे लगा ना लूं। मैंने उसको पहन के अपने पिताजी के लिए ट्राई किया, देखने में बड़ा खूबसूरत लगा। मेरी माताजी ने कहा ले लो, नहीं लोगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। जब मैंने शीशे में देखा तो कौन खूबसूरत लग रहा था? मेरी पर्सनैलिटी। फिर मैंने सोचा कि सीरियसली मैं, क्योंकि वैसी ही एक छोटी सी जैकेट हमारे पास पड़ी है, मतलब वैसी उसी जरूर, मैंने उसको पिछले 2 साल में एक बार भी नहीं पहना है अभी तक। उसको ले लेता मैं, पहन के एक वीडियो बनाता है ऐसे अच्छी सी, 1 या 2 दिन, जरूरत पड़ी तो ले लेंगे। तो जिसको मैंने शीशे में देखा जो खूबसूरत लग रहा था वो कौन है? पर्सनालिटी है। क्या बुद्ध इसी पर्सनालिटी के बारे में बोल रहे थे कि मैं हूं? द मिस्टिक्स हैव ऑल्सो यूज्ड द वर्ड सेल्फ। जो मिस्टिक्स हैं, जो अपने आप को जानते हैं, उन्होंने भी यूज किया है सेल्फ को कि मैं सेल्फ हूं। इन दिस जनरली एक्सेप्टेड सेंस, इसी तरह से जैसे लोग आमतौर पर एक्सेप्ट करते हैं कि यार यही फिजिकल बॉडी मैं हूं। देयर रियल सेल्फ and hence what the Indian describe as Atman or Atta is called by them the primary ground and thus of the world itself। तो लोग बड़ा अजीब है, लोग अपने बॉडी को भी अपना सेल्फ कहते हैं और अपने आत्मा को भी अपना सेल्फ कहते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। इसलिए हम हिंदूज हैं या तो बाकी भी जो लोग डिस्कस करते हैं ना, हम लोग कंफ्यूज जाते हैं। हमको लगता है कि जब आत्मा हूं तो शायद हम लोग मरने के बाद बचेंगे, तो शायद हम कुछ न करें तो भी चलेगा, शायद हम अगर एंजॉय करते रहें तो क्या दिक्कत है, और अगर ये फिजिकल बॉडी में हूं तो मेरा एनलाइटमेंट कैसे होगा, पढ़ना पड़ेगा। बुद्ध डिड नॉट अडॉप्ट दिस व्यू। सहर कह रहे हैं बुद्ध ने कभी ये व्यू अडॉप्ट नहीं किया। कौन सा? उन्होंने कभी भी अपनी फिजिकल बॉडी को अपना सेल्फ नहीं कहा था, और इसी वजह से कॉन्सिक्वेंटली ही वॉज सेव्ड फ्रॉम फॉलिंग इनटू मेनी ऑफ द एरर्स विच प्लेग द वेस्ट। वेस्ट में क्रिश्चियनिटी चलती है ज्यादातर, तो जो प्रॉब्लम उनको होती है, उनके बुक्स को पढ़ने वालों को होती है, जो कंफ्यूजन होता है, वो बुद्ध के लोगों को नहीं होगा अगर वो ध्यान से पढ़ेंगे तो। द ईस्ट असर्ट्स, हम लोग ईस्ट असर्ट्स ऑफ इट्स विजडम दैट इट इज द स्टैंडर्ड फॉर ऑल मेन एट ऑल टाइम्स। कोई भी इंसान आज ही नहीं, आज के 1000 साल बाद या 2000 साल बाद भी बुद्ध की बुक्स को पढ़ता है और अच्छे से गहराई में जाता है तो उसके लिए सही साबित होगी।
Thus it applies even to the men of our day with highly developed civilization and their complex technologies. आज हम इतने गैजेट्स हैं और आज के बाद और भी बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, तो भी जो उन्होंने लॉज खोजे हैं वो अप्लाई करती है. In the wisdom of Buddha there is no developing revelation. जो ज्यादातर रिलीजन्स डेवलप हुए हैं उसमें डेवलपिंग रेवलेशन है. रेवलेशन का मतलब है कोई रहस्यमयी घटना घटी किसी सेंट के साथ, किसी मोहम्मद के साथ, और फिर हम सब उसके ऊपर भरोसा करें. दिस डिस्टिंग्विशेस इट शार्पली फ्रॉम क्रिश्चियनिटी एंड फ्रॉम वेस्टर्न साइंस. वेस्टर्न साइंस भी मानता है और क्रिश्चियनिटी भी मानती है कि पता है क्रिश्चियनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट घटना कौन सी है, आपको कुछ आइडिया है? क्रॉस. क्रॉस जो होता था जब जीसस क्राइस्ट थे उसके पहले क्रॉस वाज अ साइन लाइक बैड वुमन. उस पे चोर, मर्डरर्स, उन लोगों को टांगा जाता था. और जब जीसस क्राइस्ट उस पे टांगे गए थे, सूली पर लटकाए गए थे, तो वहां पर एक बहुत खास चीज हुई थी. पता है आपको? लॉर्ड रिवील्ड टू हिम. भगवान ने उनसे बात की, ऐसा किताबों में लिखा गया है. ईश्वर ने आकाशवाणी हुई थी उनको. इन्होंने जब कहा था ईश्वर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, फिर ईश्वर की आवाज आई कि चिंता मत करो मैं हूं. फिर उन्होंने कहा ठीक है इनको माफ करो क्योंकि ये जानते नहीं मैं तो आपका बेटा हूं. ऐसा कुछ उनके साथ वहां पर हुआ था ईसा मसीह के साथ. इसलिए क्रॉस, आज भी क्रॉस को ही पूजा करते हैं ज्यादातर. बाकी बैठे हुए जीसस क्राइस्ट की ज्यादा इतनी पूजा नहीं होती जितना क्रॉस पर होती है, क्योंकि वहां पर ईसा मसीह को रेवोल्यूशन हुआ था. जैसे मूसा को हुआ था पहाड़ों पे, एक पहाड़ के ऊपर मूसा को कमांडमेंट्स सुने थे. ये रेवलेशन किसी और के रेवलेशन है, हमारे आपके रेवलेशन नहीं है. लेकिन क्रिश्चियनिटी कहती है उनको हुआ है तो भरोसा करो ना. जैसे मेरे पिताजी कहते हैं, अरे गणेश को तुम क्यों मिलना चाहते हो, कोई देखा होगा गणेश को, तो उसको भरोसा करो कि गणेश उसने बोल दिया तो भरोसा करो. और साइंस भी ये कहती है कि भैया जब आइंस्टाइन ने देख लिया है तो तुम्हें समझने की क्या जरूरत है. Christianity rests its claim to acceptance upon the assertion that is historical revelation which unfolded through the centuries. बहुत साल पहले किसी को अनफोल्ड कुछ हुआ, उस पर तुम भरोसा करो. आज भी Christianity, no matter what its interpretation, and there are thousands of these, asserts that it is supernatural revolution that took place in history. वो पक्का करती है नहीं हुआ है, आज से 2000 साल पहले असर्ट करती है हुआ है, और उसके ढेर सारे इंटरप्रिटेशंस हैं. जैसे मैंने अभी एक इंटरप्रिटेशन किया. वेस्टर्न साइंस, बस 5 मिनट और, इज सर्टनली एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस. जो हमारा साइंस है वो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है. वो ये मानता है आज के 10 साल पहले या 100 साल पहले या 500 साल पहले, 1000 साल पहले जितना हम नहीं जानते थे, आज उससे कहीं ज्यादा जानते हैं. अ कॉन्स्टेंट डीपनिंग एंड वाइडनिंग नॉलेज. हम और गहरे जा रहे हैं चीजों में और ज्यादा जानते जा रहे हैं. With such a background, it is difficult for the Europeans to see Buddhism as anything more than a piece of ancient wisdom which has value only because of its historical interest. तो अब क्या होता है, बुद्ध जो बोल रहे हैं उस चीज को एक्सपेरिमेंट करना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जब दुनिया में हम पहले कम जानते थे, आज ज्यादा जान रहे हैं, तो कल और ज्यादा जान जाएंगे. कल हमारी जिंदगी खराब थी, आज अच्छी है तो कल और अच्छी हो जाएगी. तुम क्यों परेशान हो, ऐसा लगता है. इसलिए बुद्ध के किताबों के साथ, उनके थियरम्स के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करने का हिम्मत नहीं होता, समझने की हिम्मत नहीं करती. ही अप्रिशिएट्स, आम आदमी क्या करता है, ही अप्रिशिएट्स इट एज नो मोर देन अ हिस्टोरिकल फेनोमेनन इन द इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ मैनकाइंड. हाँ, आम आदमी यही कहता है कि बुद्ध अच्छे आदमी हुए हैं, कुछ अच्छी बात की है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी हुआ है, कुछ एक घटना हुई है. It is overlooked that the wisdom of East differ from Christianity in one crucial respect. एक खास चीज है जो बुद्धिज्म या बुद्ध के जो कह रहे थे वो क्रिश्चियनिटी से बड़े खास तरीके से अलग है. वो क्या है? Its findings are not based on supernatural revelation. जो बुद्ध बोल रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने किसी ईश्वर को देखा, किसी रेवोल्यूशन पर उसकी फाइंडिंग बेस्ड नहीं है. Which ultimately comes into conflict with reality. क्योंकि अगर मैंने कोई भी चीज मैं आपसे कहता हूं कि यार पता है कल रात को मेरे साथ चमत्कार हुआ था, इसलिए आप मेरी बात मानो और आप मुझे पूजा करो और मेरी फोटो अपने घर पे रखो, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो ये क्या है? एक रियलिटी नहीं है, और एक रियलिटी के खिलाफ मैं आपको भरोसा करने के लिए कह रहा हूं. लेकिन बुद्ध ऐसी कोई बात नहीं बोलते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी,
Buddha asserts that its finding are the product of normal but penetrating intuitive perception and reflection. बोलते हैं मैं आम आदमी जो जिंदगी जी रहा है उसी की बात कर रहा हूं, आपका जो एक्सपीरियंस है उसी की, लेकिन और गहराई से देखने के लिए कह रहा हूं मैं, किसी मिस्टिकल घटना की इंतजार करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं आपसे। जो भी आप देख रहे हैं उसको और पेनिट्रेट करके और उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके समझने की कोशिश करिए, कोई जादू चमत्कार नहीं हो रहा है। 10 इसीलिए इट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्च एंड डिस्कवरी आर ओपन टू ऑल मेन एट ऑल टाइम्स। इसलिए बुद्धा की जो चीज पढ़ाया उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट हर इंसान के लिए पॉसिबल है और हमेशा हमेशा किसी भी समय, फॉर दे आर कॉमन टू ऑल मेन, क्योंकि वो सबके लिए पॉसिबल है। 10 2 इट इज टाइमलेस बीइंग वैलिड फॉर ऑल मेन एंड ऑल टाइम्स बट इट इज ट्रूथ विच इज इनकेपेबल ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट। और इसका जो सच्चाई है उसको आप और इंप्रूव नहीं कर सकते, वो कोई एवोल्यूशन नहीं है। इट डज नॉट डिमांड बिलीफ, बड़ी खास चीज है कि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं करना है, आपको इस किताब के ऊपर विश्वास नहीं करना है, आपको अपने आप ऑब्जर्व करना है कि क्या करके मेरी लाइफ में पीस आता है, क्या करके मुझे गुस्सा आता है। ये भी नहीं करना है आपको कि मैं दोनों को भिखारियों को पैसा दे दूं और इंतजार करूं कि मुझे 2 साल बाद ऐसा कुछ पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप आज ही देखिए, किसी का कुछ हेल्प करके देखिए आपके स्टेट ऑफ माइंड कैसी है। खुद अगर नहीं अच्छा है तो उसको फॉलो मत करिए। किसी को मार के देखिए, मारने से आपके स्टेट ऑफ माइंड में पीस है तो वो फॉलो करिए। बिलीफ नहीं चाहिए कोई तरह का। रादर इट रिक्वायर्स दैट नथिंग शुड बी एक्सेप्टेड ऑन मियर फेथ। कोई भी चीज विश्वास की वजह से एक्सेप्ट मत करिए। बस 2 लाइन और है। द टीचिंग कॉल्स फॉर अनबायस्ड एग्जामिनेशन। आप एक्सपेरिमेंट करिए अनबायस्ड तरीके से, एंड ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन। और एक बाहर का आदमी जो इस ग्रुप का नहीं है, इवेल्युएट करिए, एज डज से द थियरम ऑफ पैथागोरस। जैसे पैथागोरस कहता है कोई भी 3 लाइन लो, कितना भी मेजरमेंट का लो, which likewise cannot be assessed and disposed of as mere product of history। इसको आप हिस्ट्री का एक अच्छी किताब थी, अच्छी बात थी, ऐसे आप फेंक नहीं सकते। कल पढ़ते हैं, आज काफी हो गया।